जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है और आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका रैपिड रिवीजन। 2023 बोर्ड परीक्षा बहुत पास आने वाली है और अभी से भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका जो सपना है अब की बार 90 पार हम उसको अचीव कर सकते हैं। जरूरत है बस महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर फोकस करने की। और आज का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर की हम महत्वपूर्ण 15 लाइनें हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो इन्हीं 15 लाइनों के इर्द गिर्द रहेगा। तो अच्छे से समझते हुए आपको इन लाइनों को तैयार करना है। आपको पता है भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल तो दूसरी मानव भूगोल। मानव भूगोल ही आपने पूरे सिलेबस के अंदर +2 के अंदर पढ़ा है। पहला प्यारा प्रश्न यहीं से बनता है भी मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल आप किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको दो तरह की परिभाषाएं अच्छे से तैयार करनी है। और सबसे पहले बात कर रहे हैं रेट जेल के अनुसार। रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा तो कैसे लिखेंगे? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। गौर कीजिएगा 3 शब्दों के ऊपर, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह बात किसने कही? रेट जेल ने कही। अगर हम बात करें एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है तो गौर कीजिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह बात किसने कही? एलन सैंपल ने कही। दोनों परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के अनुसार अगर कोई परिभाषा पूछ ले, आपको पता है वो तीसरी परिभाषा बच जाती है और वो किसकी है? विडाल डी ला ब्लास की है। तो दो परिभाषाएं याद कीजिए, अपने आप तीसरी है, वो आप समझ से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन हो गए, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा और एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मानव भूगोल की प्रकृति को बताइए। तो देखिएगा मानव भूगोल की प्रकृति 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्र बिंदु क्या है? मानव क्रियाकलाप है। मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्र बिंदु मानव क्रियाकलाप है। और इसमें क्या किया जाता है? मानव अपने पर्यावरण के अनुसार, मानव अपने पर्यावरण यानी प्रकृति के अनुसार क्रियाकलापों और रहन सहन में अनुकूलन, समायोजन और रूपांतरण करता है। अनुकूलन, समायोजन और रूपांतरण करता है। यह बात आपको किस में लिखनी है? मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर। तो मानव प्रकृति को और प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। इस आधार पर अगला प्रश्न बन जाता है और वो है मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? और एक क्वेश्चन बनता है प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं। तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है तो उसी की बात कर रहे हैं कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। गौर कीजिएगा, मानव का यानी मैं इंसान, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी, मानव का प्रकृति को अपने अनुसार, मानव का प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना वो क्या कहलाता है? प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। तो ये दोनों की परिभाषा होगी और इन्हीं से संबंधित है मानव भूगोल की पुरानी विचारधाराएं। तो मानव के प्राकृतिकरण पर आधारित है मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा जिसका नाम है
पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, आदिम मानव समाज, जो स्टार्टिंग की बात हो रही है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। आपसे परिभाषा देकर यह पूछा जा सकता है भी इसे क्या कहा जाता है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। और यह आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है, तो आदिम मानव समाज और प्रकृति के बीच प्रबल शक्तियों के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है उसे प्राकृतिक यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। प्रकृति का मानवीयकरण है, इससे संबंधित जो विचारधारा है उसे कहा जाता है संभववाद कहा जाता है, जो एक तरह की स्वतंत्रता है। अगर बात करें पर्यावरणीय निश्चयवाद तो ये एक तरह की आवश्यकता है और ये एक प्रकार की स्वतंत्रता है। तो संभववाद अगर आपसे पूछ ले भी संभववाद से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं भी प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। यह विचारधारा क्या कहलाती है, संभववाद कहलाती है। तो दो विचारधारा हो गई, एक पर्यावरणीय निश्चयवाद तो दूसरी संभववाद। यानी इसके अंदर प्रकृति को सब कुछ माना गया है, भी प्रकृति ही सब कुछ है, और यहां क्या कहा गया संभववाद में इंसान सब कुछ है। फिर वक्त के साथ क्या हुआ, इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग अपनाया गया। प्रकृति और इंसान के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए एक नई संकल्पना है, एक नया कंसेप्ट आया और वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद जिसका एक नाम और है, ये भी ध्यान रख लेना, वो है रुको और जाओ निश्चयवाद। चाहे नवनिश्चयवाद की बात आए, चाहे रुको और जाओ निश्चयवाद की बात आई, ये क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग कौन सी विचारधारा है, नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि यहां न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। ये बात इसके अंदर समझाई गई है। और आपको ये भी पता है ट्रैफिक सिग्नल जो अपना है उसके आधार पर इसकी व्याख्या है वो की गई है। और ये व्याख्या किसने की है, ग्रिफिथ टेलर ने। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद विचारधारा किसने दी, ग्रिफिथ टेलर ने दी। बाकी का किसी का नाम नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है नवनिश्चयवाद विचारधारा किसने दी, ग्रिफिथ टेलर ने दी। अब ये प्रश्न एक और आ सकता है आपके दिमाग में भी, सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी नवनिश्चयवाद क्या है या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, तो इसका उत्तर हम क्या लिखें। तो आपको बताना चाहूंगा इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक नियमों की पालना करके, प्राकृतिक नियमों की पालना करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक नियमों की पालना करके हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह विचारधारा क्या कहलाती है, नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो अब तक के सफर की बात करूं यहां तक, तो रेटजेल के अनुसार परिभाषा होगी भी मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है वो संश्लेषित है। और एलन सैंपल के अनुसार बात करें तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रकृति की बात आती है तो मानव क्रियाकलाप है वो उसके अंदर केंद्र बिंदु में रहते हैं। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, दो परिभाषाएं और आ जाती है। तो मानव के प्राकृतिकरण पर आधारित विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद है और प्रकृति का मानवीकरण है, इस पर आधारित विचारधारा संभववाद है। दोनों के बीच का मध्य मार्ग कौन सा है, नवनिश्चयवाद है, जो ग्रिफिथ टेलर ने दी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और रह जाता है प्यारा सा, और वो है 1970 के दशक के अंतर्गत मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं आई थी, उनको भी आपको ध्यान में रखना। एक एक लाइन की बातें हैं। 1970 के दशक में मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं आई। नाम
कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, दूसरा है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा और तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। ये तीनों 1970 के दशक में आई। एक चीज यहां और बता दूं, जब हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे फर्स्ट बुक का, तो उसमें हम मानव विकास के उपागम पढ़ते हैं। मानव विकास के उपागम पढ़ते हैं तो आप उन उपागमों में देखेंगे 2 नंबर पर एक उपागम आता है और वो है कल्याण उपागम, कल्याण परक उपागम। तो सेम बात है, तो 2 अलग अलग बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहे मानव विकास के उपागम के अंतर्गत कल्याण परक उपागम पूछ ले, चाहे मानव विचारधारा कल्याण परक जो विचारधारा है ये पूछ ले, उत्तर सेम रहेगा। तो अब एक एक लाइन में हम ये समझ लें भी कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों के सामाजिक कल्याण के जो विभिन्न पक्ष हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है। तो मानव के यानी लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्ष कौन से हो सकते हैं लोगों के कल्याण के लिए, तो वो है एजुकेशन हो सकती है यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा। ये क्या है, ये मानव के कल्याण से संबंधित बातें हैं। तो कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत लोगों के सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास है, इनको शामिल किया गया है। और आपने पढ़ा है मानव विकास के उपागम में भी जब सरकार इनके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, अधिक खर्च करती है, तो मानव का विकास भी तो होता है। ये कल्याणपरक उपागम में आप पढ़ते हो। दूसरा आता है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। तो मानव भूगोल की इस विचारधारा के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक समस्याओं से संबंधित विचारधारा कौन सी है, आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा है। इसमें गरीबी के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। तो यह भी अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है भी मानव भूगोल की किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, तो वो कौन सी है, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है। कल्याणपरक में सामाजिक कल्याण के पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के ऊपर जोर दिया गया है। आमूलवादी के अंतर्गत सामाजिक समस्याएं, गरीबी के कारण क्या है, बंधन के कारण क्या है, सामाजिक असमानता के कारण क्या है, इन सब के लिए मार्क्स के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा आता है व्यवहारवादी विचारधारा का मुद्दा। व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, तो देखिएगा इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी बात आती है। तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव की जाति, उसकी प्रजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों के ऊपर जोर दिया गया है। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ किन चीजों को शामिल किया गया है, मानव की जाति, उसकी प्रजाति और उसके धर्म को और यानी पर आधारित जो सामाजिक वर्ग है उनके ऊपर जोर दिया गया है व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर। उसके बाद में अंतिम टॉपिक, आपको अंतिम बात जो इस चैप्टर की ध्यान रखनी है वो है मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र और उनके उप क्षेत्र। तो क्षेत्रों की बात करें, सबसे पहले तो 3 अच्छे से देख लीजिएगा। एक है सामाजिक भूगोल, एक है राजनीतिक भूगोल और तीसरा है आर्थिक भूगोल। अब आपको इन तीनों के ही उप क्षेत्र है वो भी ध्यान में रखने हैं। बात करें सबसे पहले सामाजिक भूगोल की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं सामाजिक भूगोल के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल आता है, सामाजिक कल्याण आता है, इसमें अवकाश का भूगोल आता है, इसमें सांस्कृतिक भूगोल आता है, लिंग भूगोल आता है, ऐतिहासिक भूगोल आता है और चिकित्सा भूगोल आता है। तो ये 7 की बात आपके सिलेबस में की गई है। ये सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र है, इनको ध्यान रखिएगा। बात करें राजनीतिक भूगोल की, तो इसमें 2 उप क्षेत्रों की बात करते हैं। एक है निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल का संबंध भूगोल के किस क्षेत्र से है, राजनीतिक भूगोल से है।
तीसरा आता है आर्थिक भूगोल, इसमें हम मुख्यतः 6 की बात कर लेते हैं। यहां पर एक है संसाधन भूगोल, एक है कृषि भूगोल, एक है उद्योग भूगोल, एक है विपणन यानी मार्केटिंग जिसको कहते हैं भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो इन 6 क्षेत्रों को, उप क्षेत्रों को किसमें शामिल किया गया है? मानव भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल, उसके अंदर शामिल किया गया है। तो समझ गए होंगे आप, लगभग हमने 15 लाइन निकाली है। अब एक बार फिर मैं आपको क्या फोकस करना है, रेड जेल की परिभाषा देखनी है, एलन सैंपल की परिभाषा देखनी है, मानव भूगोल की प्रकृति की एक लाइन देखनी है आपको, उसके बाद में मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, इनकी परिभाषा ध्यान में देनी है। उसके अलावा पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है ये देखना है, संभववाद क्या है ये देखना है, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, किसने दिया ये बात करनी है। 1970 के दशक की तीनों विचारधाराओं के पहले आपको नाम ध्यान में हो, फिर उनकी एक एक लाइन भी इनके अंतर्गत किसकी बात की गई है, और सबसे लास्ट में मानव भूगोल के इन 3 क्षेत्रों के प्रमुख उप क्षेत्रों को ध्यान में रखना है। इतनी बात अगर आपके इस चैप्टर वाली क्लियर हो जाती है, दिमाग में सेट हो जाती है, आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं होगा। आपको पता है इंसान अपनी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोज नए चेंज लाता है, और जब प्रकृति के नियमों की पालना नहीं करता तो पर्यावरण प्रदूषण से, इन्वायरमेंटल की बहुत सी समस्याएं आ जाती है। तब हमने कहा था भी मध्य मार्ग ही अपना लेते हैं, तब हम नवनिश्चयवाद की बात लेकर आए थे। फिर हमने लोगों के कल्याण के ऊपर, उनसे जुड़ी हुई सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको भी धीरे धीरे मानव भूगोल के अंतर्गत हम शामिल करते गए। भी इंसान क्या फील करता है ये भी हमने इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर की रैपिड रिवीजन क्लास। उम्मीद करता हूं आप जरूर लाभान्वित होंगे। और ये क्लास सिर्फ ये नहीं है भी सिर्फ होशियार बच्चों के लिए, जो आज भी पढ़ना अगर स्टार्ट करते हैं तो विश्वास दिलाता हूं ये उन सब बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाली है। तो आप सब साथियों को कहूंगा आप भी अपने साथियों को आगे लेते हुए बढ़िएगा और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा जो कहीं न कहीं आप साथियों से पिछड़ रहे हैं, उनको हौसला मिलेगा और धीरे धीरे उनके सपने भी सच होंगे। उम्मीद करता हूं आप सब ऐसा करेंगे और आपके एक मोटिवेशनल जो कहूं भी मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो आपका मैसेज है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगले रैपिड क्लास के अंदर फिर बात करेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।